हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। तो ये पर्यावरण का आपका अंतिम पाठ है बच्चों, पाठ 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा के बारे में हम जानेंगे। इस पाठ में क्या क्या आपके लिए दिया गया है, कैसे प्रश्न दिए गए हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भूमिका दी गई है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। इसको पढ़ने से आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से हासिल होगी, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न है और सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है बच्चों कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है, या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है। तो इसमें दूसरा नंबर सही उत्तर होगा गेहूं और सोयाबीन। ये जो फसल है ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है, तो आपको यहाँ पर दूसरा सही उत्तर लिखना है दोस्तों। ब नंबर देखते हैं। इसमें है राष्ट्रीय उद्यान में आय का साधन होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में आय का मतलब वहाँ पैसे कैसे आते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों, वहाँ आने वाले पर्यटक जो होते हैं, उनसे हमें पैसे मिलते हैं, तो वही वहाँ पर आय का साधन होता है। तो इस प्रकार से दूसरा इसमें सही उत्तर होगा और इसको आपको यहाँ पर लिखना है। आगे हम देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा है किस खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनती है। तो ये बनती है दोस्तों ग्रेफाइट से। तो पहला इसमें सही उत्तर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है ग्रेफाइट। आगे देखेंगे। द नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है जगदीश ने इस वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेत में फसल बोई, जो मार्च अप्रैल माह में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। यह फसल कौन सी है। तो ये है दोस्तों रबी की फसल। तो पहला नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा रबी की फसल। तो इस प्रकार से आपको विकल्प वाले प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे रिक्त स्थान भरिए। खालिस्तान भरने वाले प्रश्न हैं, जिनमें आपको सही शब्दों को खालिस्तान में भरना है बच्चों। तो आइए देखते हैं इनमें खाली जगह पर क्या आएगा और कैसे आपको इनमें सही उत्तर लिखना है। पहला है पठारों के बीच की जगह घाटी कहलाती है। तो खाली जगह में आपको खालिस्तान में घाटी लिखना है। अगला है सोयाबीन की खली एवं भूसा विदेशों में भेजा जाता है, इससे हमारे प्रदेश को राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है, मतलब हमें पैसे मिलते हैं। अगला प्रश्न है जायद की फसल गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती है। तो कौन सी फसल है ये, जायद की फसल है। आगे देखते हैं बालाघाट की मलाजखंड खदान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है यह संकेत, मतलब ये जो संकेत दिया है ये किसका है। तो ये हीरा का है। तो लिखेंगे हीरा खनिज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है खेती के लिए पशुओं के मल मूत्र से जैविक खाद बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान को कंप्लीट करना है और सही जगह पर ऐसे आप इसमें लिखेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको थोड़े छोटे उत्तर लिखना है और यहाँ पर आपके लिए प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है कि दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ का व किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको लिखना है। तो ये जो चित्र है बच्चों, ये कहाँ देखे हैं आपने, कौन सा चित्र है और कौन से राज्य में स्थित है, ये हमें लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि ये है जो है वो सांची का स्तूप है। क्या है, सांची का स्तूप है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है इसका सही उत्तर। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है किन्हीं दो खाद्यान्न फसलों एवं दो व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो खाद्यान्न फसल में लिखेंगे मतलब खाने वाली, तो जैसे चावल हो गया और गेहूँ।
तो ये हो गई खाद्यान्न फसल। फिर व्यावसायिक फसल मतलब जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, मतलब जिनको हम बेचते हैं, तो वो है कपास और गन्ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में आपको 2 व्यावसायिक फसल और 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा। और चौथे प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों, गाय के दूध को अमृत समान क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 के उत्तर में लिख देना है। आगे देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न नंबर 5। तो पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा है, आपके ज़िले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसल की सूची बनाइए और सारणी में लिखिए। तो आपके ज़िले का नाम भी लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जबलपुर ज़िला लिखा है, ऐसे ही आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। और रबी की फसल कौन कौन सी उगाते हैं? तो रबी की फसल है जैसे गेहूँ है, चना है और मटर, ये रबी की फसल है। फिर खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का और ज्वार, ये खरीफ की फसल है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों, आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और वीडियो आपको कैसी लग रही है वो भी कर देना बच्चों। लाइक ज़रूर करना, मेरे बोलने का इंतज़ार मत करो, आप लाइक कर दो। आपके लिए काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ, ताकि आपको सुविधा हो और आप अच्छे से इसे पढ़ सकें, समझ सकें। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां है कि दी गई फसल के उत्पादक जिले के दो दो नाम लिखकर प्रदेश के नक्शे में निर्देशानुसार रंगों से दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो, फसल है जैसे गेहूँ, तो यहाँ उत्पादक जिले, 2 जिलों के नाम हमें लिखना है। तो गेहूँ कहाँ कहाँ होगा? तो ये होशंगाबाद और विदिशा में होता है ना। और इसका रंग नारंगी रंग से हमको रंगना है ना। सरसों, सरसों कहाँ होता है? मुरैना और भिंड में होता है, इसे हमें पीला रंग से रंगना है। कहाँ रंगना है वो अभी मैं बताऊंगा। कपास खरगोन और खंडवा में होता है, इसको काला रंग से करना है। मूंगफली खरगोन और धार में, इसे लाल रंग से रंगना है। और सोयाबीन उज्जैन और देवास में, इसे हरा रंग से रंगना है। तो ये जो लिखा है होशंगाबाद, विदिशा, नारंगी, तो ये देखो, ये हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा है। होशंगाबाद और विदिशा को नारंगी रंग से, तो देखो ये हो गया दोस्तों विदिशा, है ना, ये है विदिशा। और होशंगाबाद कहाँ है? ये है ना। तो इनको आपको नारंगी रंग करना है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, इस नक्शे में आपको लिखना है। जैसे कपास के लिए बोला है खरगोन और खंडवा काला रंग, है ना। तो खंडवा खरगोन देखना है, तो देखो ये है खंडवा, है ना, और ये है खरगोन, तो इसको आपको काला कलर से कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है बच्चों, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें बोला है, दिए गए चित्र का अवलोकन कर पठार और पर्वत में अंतर बताइए और हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों के नाम लिखना है। तो देखो, पठार और पर्वत में अंतर तो यहीं बता देता हूँ। देखो ये पठार है ना, यानी ये क्या है? ये पठार है, ये ऊंचा नहीं है, ये समतल है, यानी थोड़ा ऊंचा है, और फिर ये ऊपर पूरा मैदान है, तो इसको हम पठार बोलते हैं। और पर्वत कैसा रहता है? ऐसे चोटी जैसा रहता है ना, तो ये होता है पर्वत। तो इस प्रकार से पर्वत और पठार आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम पठार। पठार के बारे में लिख देना, ऊंचे पहाड़ की ऊपर समतल सतह, है ना, मतलब पहाड़ ऊंचा है लेकिन ऊपर क्या है? बिल्कुल समतल है, उसको हम पठार बोलते हैं। और पर्वत क्या होता है? जिनके शिखर नुकीले और खड़ी ढाल लिए हों, जैसे मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार और रीवा का पठार। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। और 8वें प्रश्न में आपके लिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि नीचे कुछ खनिजों के नाम सारणी में दिए गए हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? सारणी में लिखना है। जैसे लोहा दिया है, तो लोहा कहाँ मिलेगा? खरगोन जिले में मिलता है, और इसका उपयोग दोस्तों बर्तन बनाने, इमारतें बनाने और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। जैसे तांबा बालाघाट में मिलता है, और इसका उपयोग सिक्के बनाने, तार बनाने, बर्तन बनाने और पाइप बनाने में करते हैं हम। फिर इसी प्रकार से सोना चांदी जबलपुर में मिलता है, और इसका उपयोग आभूषण और सिक्के बनाने में हम करते हैं। इसी प्रकार से हीरा जो है वो पन्ना जिले में मिलता है, और इसका उपयोग आभूषण बनाने, कांच काटने में करते हैं। और कोयला जो है वो बैतूल में मिलता है, और इसका निर्माण हम बिजली निर्माण में करते हैं, इसका उपयोग। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खनिज के नाम लिखना है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और ये किस जिले में मिलते हैं वो भी आपको लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं,
जैसे यहाँ आपसे प्रश्न नंबर 9 पूछा है बच्चों कि खेती और पालतू पशुओं में परस्पर निर्भरता है। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि किसान खेती के साथ ही पशुपालन करते हैं। यह लाभदायक होता है क्योंकि खेती से पशुओं को दाना चारा मिलता है और पशुओं के मलमूत्र से खेती के लिए खाद मिल जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है बच्चों और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां है और 10वें प्रश्न में लिखा है संपदा किसे कहते हैं? आपके प्रदेश की कृषि संपदा एवं पशु संपदा के बारे में लिखिए। तो इसमें लिखेंगे संपदा का अर्थ लिखेंगे कि धन या समृद्धि होता है ना। और लिखना मध्य प्रदेश के लिए यह शब्द प्राकृतिक संसाधनों के भंडार को प्रदर्शित करता है। मतलब मध्य प्रदेश में क्या है, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की खनिज संपदा ऐसे बोलते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार लिखेंगे। अब बोला है कि कृषि संपदा और पशु संपदा के बारे में लिखना है। तो कृषि संपदा क्या क्या है, जैसे गेहूँ, सोयाबीन, चना और चावल है ना, ऐसे और भी चीज़ हैं। पशु संपदा में लिख देंगे जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन, है ना, ये प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों और अपनी वर्कबुक में आप ऐसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया है आपके लिए कि मध्य प्रदेश में स्थित 3 राष्ट्रीय उद्यानों, 3 पर्यटक स्थलों और 3 फसलों एवं 3 खनिज के चित्र पुराने अखबार पत्रिकाओं या मोबाइल के माध्यम से एकत्रित करके कोलाज बनाना है और आपको नाम लिखना है। तो ये आपके शिक्षक आपसे स्कूल में करवाएंगे ये प्रोजेक्ट कार्य। तो ये आपको घर से करके लाना है बच्चों। तो ये आपका पाठ 23 समाप्त हुआ बच्चों और आपके ये पर्यावरण की के पूरे पाठ समाप्त हो गए। अगली वीडियो में आप और भी चीज़ें देखेंगे। इसमें परीक्षा के लिए मैं पेपर की वीडियोस डालते रहता हूँ, तो उन्हें भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद बच्चों।